दोस्तों मैं आ गया हूँ आप सबके लिए टेस्ट सीरीज की अगली कड़ी लेकर, जो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो टेस्ट सीरीज की ये दूसरी कड़ी है हमारी, इसमें हम लोग करंट अफेयर और जीएस से जुड़े हुए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। जो आप सबके जो एग्ज़ाम है मेरे भाई, बीपीएससी हो चाहे आरओ हो, इन सब के लिए बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन होगा ये, जो परीक्षा में आप लोग इसका एक सकारात्मक परिणाम देखने को अवश्य मिलेगा। तो मेरे भाई चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्या है हमारा पहला क्वेश्चन? पहले हमारा कुछ 5-7 क्वेश्चन करंट अफेयर के होंगे मेरे भाई, इसके बाद सब जीएस के हैं। आप लोग देखेंगे कि इसमें ऐसे क्वेश्चन हैं मेरे भाई जीएस के, जो एग्ज़ाम में बीपीएससी हो या आरओ हो, वो 2-3 बार रिपीटेड एग्ज़ाम है क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम लोग अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है हम लोगों का पहला क्वेश्चन? इसमें कह रहा है कि हाल ही में किस पत्रकार को पत्रकारिता के योगदान के लिए राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो मेरे भाई पत्रकारिता के क्षेत्र में एक पुरस्कार दिया जाता है जिसका नाम है राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार। वो मिला है मेरे भाई बीके प्रसाद को। तो आप लोग ऑप्शन देखकर भी इसे पता कर सकते हैं क्या ये सही है। क्या सुधीर चौधरी को मिलेगा? नहीं, इनको मिलेगा, ये बीके प्रसाद जी को मिला है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्या है? देखिए अगला क्या है मेरे भाई, हाल ही में आयोजित महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2023 के फाइनल में किस देश की टीम को विजेता बनी? अभी हम लोग को पता है, अभी जैसे हाल ही में ये महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2023 का हुआ, तो फाइनल में किस देश की टीम विजयी बनी? तो मेरे भाई इसका जो सीधा सा आंसर है, इसमें कोई लांग लपेट नहीं है, कि ऑप्शन नंबर इसमें सी, ऑस्ट्रेलिया जीती थी, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आप सबको पता होगा। तो अगला क्वेश्चन मेरे भाई हम लोग देखें क्या है। मार्च 2023 में किस राज्य में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना शुरू किया गया? क्या नाम है योजना का? मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? तो मेरे भाई इसका जो सीधा आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो वहाँ जो मामा जी की सरकार है, उस सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना शुरू किया है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अगला क्या है हमारा, हाल ही में भारतीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म, हमें पता है भारतीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी थी जिसका नाम था द एलिफेंट वीपर्स, को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री ऑस्कर अवार्ड मिला है। इस डॉक्यूमेंट्री के निर्माता कौन है? हमें पता है मेरे भाई, एक इसी के साथ एक नाटू नाटू जो सॉन्ग था उसको जो है मतलब ऑस्कर अवार्ड मिला था, और ये 2 शॉर्ट फिल्म थी द एलिफेंट वीपर्स को, इन दोनों को जो है ऑस्कर अवार्ड से नवाजा गया था। तो ये जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी मेरे भाई, तो इसमें पूछ रहा है कि इसको कौन बनाए थे? तो मेरे भाई इसको जो बनाने वाले थे, इसके जो प्रोड्यूसर थे गुनीत भोंगा ने इस जो है डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी जिसका नाम था एलिफेंट वीपर्स, इसको उन्हें गुनीत भोंगा ने बनाया था। और जो एस राजा मौली थे, ये जो नाटू नाटू सॉन्ग है उसको बनाए थे। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है मेरे भाई, बढ़िया क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश से संबंधित। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में अस्थायी भावों का सकल राज्य घरेलू उत्पाद, जिसे बोला जाता है मेरे भाई जीएसडीपी, की वृद्धि के लिए कितने प्रतिशत अनुमानित है? तो मेरे भाई इसका जो सीधा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 9.64% इतना अनुमानित है जीएसडीपी में। तो अगला क्वेश्चन हम लोग, ये छठा हमारा क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया है। अगला हम लोग देखें। अगला क्या है मेरे भाई, निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा है मेरे भाई, इसको बताना है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद सितंबर 1981 में था, नहीं मेरे भाई, ये 1995 से संबंधित है, ये तो गलत हो गया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुफ्त विश्वविद्यालय, ये 1995 से, ये हमारा सही है, सही पूछा है तो यही सही है। जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है मेरे भाई, ये वयस्क शिक्षा से नहीं, ये जो प्राइमरी शिक्षा है उससे संबंधित था। और प्रथम शास्त्रीय भाषा पूछा, प्रथम शास्त्रीय भाषा हमारा मेरे भाई तमिल है, क्योंकि हमारे जो संविधान में जो शास्त्रीय भाषा को दर्जा मिला है वो 6 भाषाएं कुल हैं मेरे भाई, उसे आप लोग थोड़ा याद रख लीजिएगा। कौन है? तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और संस्कृत, उड़िया, ये 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है। और जो सबसे पहले शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था मेरे भाई, वो तमिल भाषा को मिला था। कब मिला था? 2004 में। 2004 में यह तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था। फिर 5 में जो है 5 या 6 में संस्कृत को मिला, ऐसे सबको मिलते चला गया। तो ये हो गया हम लोगों का जो, तो ये सब जो है गलत है, यही हमारा बी वाला सही था।
तो आगे हम देखें मेरे भाई क्या है हमारा, जैव पारिस्थितिकी सबसे समृद्ध है, यानी जैव पारिस्थितिकी बायोडाइवर्सिटी बायो इकोलॉजिकली जो है वो सबसे ज़्यादा समृद्ध किस क्षेत्र में है, इसी को हमें बताना है। तो मेरे भाई इसको जो सबसे ज़्यादा समृद्ध है ऑप्शन नंबर ए, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जैव पारिस्थितिकी सबसे ज़्यादा समृद्ध है, सबसे ज़्यादा अच्छी है। तो 9वां अगर हम लोग देखें, 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, यहाँ से सब जीएस वाले सवाल हैं। रेनबो, रेनबो मतलब इंद्रधनुष होता है मेरे भाई। रेनबो क्रांति संबंधित है किससे, तो रेनबो क्रांति मतलब रेनबो जैसे इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, उसी प्रकार जो है कृषि क्षेत्र से संबंधित क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए, यानी कृषि क्षेत्र में सभी चीज़ों के विकास के लिए ये रेनबो क्रांति संबंधित है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है, बालकों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब प्रभाव में आया। तो हमें पता है मेरे भाई सन 2009 में एक जो बच्चों को जो है अनिवार्य फ्री में शिक्षा देने का ये कानून बनाया गया सन 2009 में, जिस कानून का नाम था मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम। इतना ये कानून का नाम था, अधिनियम 2009। ये जब कानून बना तो वो बनने के बाद प्रभाव में कब आया, तो मेरे भाई प्रभाव में ऑप्शन नंबर डी 1 अप्रैल सन 2010 से यह जो है प्रभाव में आया था। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या कह रहा है, भारत के संघ लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंदर किया गया है। ये क्या कह रहा है मेरे भाई, भारत के जो संघ लोक सेवा आयोग है यानी यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग, तो यही कह रहा है यह जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो मेरे भाई इसका जो सीधा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 325 315 अनुच्छेद 315 के अंतर्गत यूपीएससी का प्रावधान किया गया है, यानी भारतीय संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है। तो ये हो गया। आगे हम लोग अगर देखें 12वें में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नहीं है। मतलब इसमें कह रहा है कि कौन सा कार्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का कार्य नहीं है। तो इसका जो सीधा आंसर है मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी, बौद्धिक संपदा अधिकार का संरक्षण। ये इसका काम नहीं है जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का, बाकी सब है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। तो हमें पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो सी वाला नहीं है। आगे हम लोग देखें क्या कह रहा है, यदि अपशिष्ट पदार्थ पीने के पानी के स्रोत को दूषित कर दे तो निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है। जैसे हमें कोई पानी है और कोई ऐसा चीज़ पानी में गिर गया जिससे पानी जो है प्रदूषित हो गया, तो जो है पानी जब प्रदूषित हो गया मेरे भाई, तो वो उससे कौन सा रोग फैलेगा, यही पूछ रहा है। तो मेरे भाई जो टाइफाइड बीमारी होती है वह दूषित पानी यानी गंदा पानी या प्रदूषित पानी पीने से ये टाइफाइड रोग होता है। तो अगला हम लोग अगर क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई, अगला क्या है, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैसें कौन सी है। हमें सबसे पता है पृथ्वी पर जो सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में गैसें पाई जाती हैं वो है नाइट्रोजन मेरे भाई। कौन सी है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है मेरे भाई लगभग 75% के ऊपर 78% के आसपास ये नाइट्रोजन पाई जाती है। उसके बाद ऑक्सीजन है। तो जो सबसे ज़्यादा गैसें पाई जाने वाली हैं अपने वायुमंडल में, पृथ्वी के वायुमंडल में, वो है नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन। तो ये हम लोग देख लिए। अगला हम लोग देखते हैं क्या है, जब सरकार की वर्तमान आय अपने मौजूदा खर्च की तुलना में कम होती है तो उसे क्या कहते हैं। हमें पता है मेरे भाई, जब सरकार जो है जितना पैसा जुटाती है अगर खर्च उससे ज़्यादा हो जाता है तो उसे वो बजट घाटा कहा जाता है। तो जैसे सरकार ने जुटाया पैसा, मतलब एक उदाहरण तौर पर 100 करोड़ जुटाया और किसी काम के लिए, और वो सब काम पूरा करने में सरकार का जो मान लीजिए 110 करोड़ खर्च आ रहा है, तो बजट घाटा कितना हो गया मेरे भाई, 100 करोड़ का बजट था और 110 मतलब 100 करोड़ का एक मतलब रेवेन्यू मतलब पैसा जुटाने का जो है ये स्रोत 100 करोड़ था और खर्च हो गया 110, तो यहाँ पर 10 करोड़ का घाटा लग गया। तो ये बजट घाटा कितना हुआ, 10 करोड़। तो ये हो गया। तो अब हम लोग 16वां क्वेश्चन अगर देखते हैं क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ग्रामीण बहिर्प्रवास का महत्वपूर्ण कारक है। यानी ग्रामीण के लोग जो है अपना घर परिवार छोड़कर शहर में या कहीं अन्य जगह पर जो भाग जा रहे हैं उसका सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है। तो मेरे भाई बेरोजगारी। बेरोजगारी न रहे, ये पेट की आग ऐसी होती है मेरे भाई, ये दुनिया की सबसे बड़ी आग होती है, क्योंकि यह अच्छे अच्छे को जला देती है। आदमी
जो जलने लायक नहीं रहता है उसको भी जला देती है। तो ये पेट के लिए आदमी भागता है, और क्या भागेगा, बेरोजगारी है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें मेरे भाई क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संवैधानिक संस्था नहीं है। हमें पता है मेरे भाई, संवैधानिक संस्थाएं वे संस्थाएं होती हैं जिनके बारे में संविधान में कुछ ना कुछ कहा गया है, जो संविधान में दर्ज हैं। और गैर संवैधानिक संस्थाएं क्या होती हैं, वे संस्थाएं जो संविधान में उनके बारे में नहीं बताया गया है, लेकिन कानून के माध्यम से उन्हें बना दिया गया है और संवैधानिक संस्था की तरह कार्य करती हैं। तो निर्वाचन आयोग, ये भी संविधान में इसकी चर्चा है। वित्त आयोग की भी चर्चा है। संघ लोक सेवा आयोग की भी चर्चा है। ये नीति आयोग ये संवैधानिक नहीं है, यह गैर संवैधानिक है। इसी की चर्चा संविधान में नहीं है, इसे एक संसद के द्वारा कानूनी रूप से बनाया गया है। तो यही है नीति आयोग। नीति आयोग का मेरे भाई पुराना नाम जो था ये योजना आयोग नाम था। तो ये आप लोग इसे याद रख लीजिएगा। तो यही है। अब ये देखिए क्या है अगला क्वेश्चन हमारा, पेडागोगी किससे जुड़ा है। हमें पता है पेडागोगी का हिंदी फार्म होता है मेरे भाई शिक्षण शास्त्र। शिक्षण शास्त्र जो होता है मेरे भाई उसे पेडागोगी बोला जाता है इंग्लिश में। और शिक्षण शास्त्र किससे जुड़ा हुआ है, वह अभी मैंने बताया शिक्षण शास्त्र है, तो इसका मतलब पठन पाठन से जुड़ा हुआ है, शिक्षण कार्य से। ऑप्शन नंबर डी। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में से कौन सांख्यिकी विश्लेषण के लिए एक उपकरण है। सांख्यिकी विश्लेषण के लिए कौन सा उपकरण है, MATLBA, जिसे इंग्लिश में हम अगर पढ़ना चाहें तो मतलब पढ़ लें। ये सांख्यिकी विश्लेषण के लिए जो उपकरण बनाया गया उसका नाम है मतलब, मैटलैब। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, इंटरनेट शब्दावली में IP से तात्पर्य क्या है। IP मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये तो फुल फॉर्म पूछा एकदम। IP क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। तो अगला मेरे भाई अगर हम लोग देखें, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से ईमेल एड्रेस का सही प्रारूप कौन सा है। तो हम सबको पता है ये ऑप्शन नंबर बी, नेम होता है @website.info। ये जैसे कोई ईमेल एड्रेस होता है तो इसका सही प्रारूप यही होता है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग अगर देखें तो क्या कर रहा है, संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा वन्य पशुओं एवं पंछियों नामक प्रविष्ट को किस सूची में जोड़ा गया। तो हमें पता है 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो जंगली जीव यानी वन्य जीव, वन्य पशु एवं पंछियों नामक प्रविष्ट को किस सूची में जोड़ा गया है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची में। यानी इस पर जो है, इस विषय पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। तो ये हुआ। तो 23वां में हम लोग देखें क्या है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय DNA फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का जनक कहा जाता है। तो भारत में जो DNA फिंगरप्रिंटिंग का जनक माने जाते हैं मेरे भाई वो हैं लालजी सिंह। लालजी सिंह को इंडिया का DNA फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का जनक माना जाता है। आगे हम लोग देखें, निम्नलिखित विद्वानों में किसने वैज्ञानिक शोध में चिंतन फलक, ये जिसे इंग्लिश में पैराफाइम शब्द कहा जाता है, इस शब्द का प्रयोग किसने किया था, चिंतन फलक या पैराफाइम। तो मेरे भाई TS कून, ये जो TS कून थे यही जो है इसका प्रयोग किया था शब्द का। अगला देखें हम क्या है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में किसमें महिला साक्षरता सर्वाधिक है। हमें पता है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे ज़्यादा शिक्षित है, वो है श्रावस्ती, उसके बाद जो है कानपुर। तो यहाँ पर महिला साक्षरता भी सबसे ज़्यादा है, जो दिए हुए ऑप्शन है इसमें कानपुर होगा। तो आगे हम लोग देखते हैं क्या है मेरे भाई 26वां में, गुप्त काल का निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर मध्य प्रदेश में अवस्थित नहीं है। ये पूछ रहा है गुप्त काल का मेरे भाई, गुप्त काल का कौन सा मंदिर जो है ये MP में नहीं था, MP में नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, यह उत्तर प्रदेश में है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर मेरे भाई ललितपुर में है, उत्तर प्रदेश के ललितपुर में। तो अगला हम क्वेश्चन देखें 26वां में, सत्ताईसवां है यहाँ पर, ये है हमारा क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है ये मैच कराने वाला है, बहुत बढ़िया है क्या। अब देखते हैं हम लोग क्या है। ये एक तरफ इधर मेरे भाई ये कमीशन दे दिया है,
कमीशन या डिस्पैच, और एक तरफ गवर्नर जनरल दिया है, यानी कौन सा कमीशन किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में आया था, यही को हमें मिलाना है। तो हम जो जानते रहें उसको मिला दें, हमें ज़रूरी नहीं कि हमें पूरा आएगा तभी हम ऐसा क्वेश्चन कर पाएंगे। ये जो मिलाने वाला क्वेश्चन होता है मेरे भाई, मैचिंग का होता है, ये बहुत ही सरल होता है, क्योंकि इसमें अगर हम एक या दो अगर हमें आता रहेगा तो हम अगर ऑप्शन को देखकर हम सही कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे हमें इसमें पूरा नहीं आ रहा है, एक चीज़ हम यहाँ कन्फर्म है कि वुड डिस्पैच जो था मेरे भाई वो 1854 में आया था, जिसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो 1854 में कौन सा शासन था? डलहौजी था मेरे भाई, जो 1849 में आया था और 56 में चला गया था। डलहौजी जो हड़प नीति लेकर आया था, तो डलहौजी के शासन काल में ही मेरे भाई ये वुड डिस्पैच आया था 1854 में। तो ये हो गया। अब देखिए क्या है यहाँ पर, अगर हम लोग थोड़ा हम इसको मिटा देते हैं तो सही रहेगा मेरे भाई। तो वुड डिस्पैच किसके शासनकाल में आया था? लॉर्ड डलहौजी के। अब हम लोग देखें, एक से काम बन रहा है हमारा, डी जो है 2 पर होना चाहिए, तो डी जो है दो में है, एक ए में है और सी में है, तो कंफर्म नहीं हो रहा है हमें। तो अब हम चेक करें और कोई हम मिलाएं। तो मेरे भाई और कौन है यहाँ पर? देखिए हम लोग सबसे पहले इधर देखते हैं हम लोग क्या है इधर। तो ए वाला इसमें जैसे हो गया, ए वाला जाएगा 4 पर, जो सैटलर कमीशन आया था मेरे भाई, ये सैटलर कमीशन आया था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में, ये भी हमें कंफर्म है। अब देखिए ए वाला 4 पे होना चाहिए, डी वाला 2 पे होना चाहिए, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 बन रहा है। तो हमें देखो 2 आ रहा था, मैंने 2 ही से काम बना लिया। अगर हम और जानकारी के लिए आपको बताएं मेरे भाई, ये जो हंटर वाला था, ये हंटर वाला ये लॉर्ड रिपन के शासनकाल में आया था। ये जो वुड डिस्पैच था इसकी समीक्षा करने के लिए हंटर कमीशन आया था। ये हंटर कमीशन कब आया था मेरे भाई? 1882 में। तो ये उस समय लॉर्ड रिपन का शासनकाल था। और हमारा एक बच्चा है अब यहाँ, वो रैले कमीशन, तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में आया होगा, यही एक ही सिंपल सी बात है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इनमें से किसने एज ऑफ कंसेंट बिल 1891 का विरोध किया था? यानी एज ऑफ कंसेंट बिल जब आ रहा था मेरे भाई, यह लड़कों लड़कियों की, जो खास करके लड़कियों की विवाह की उम्र बढ़ाने के लिए कानून आ रहा था, तो बाल गंगाधर तिलक ने इसका विरोध किया था कि नहीं, लड़कियों की शादी की उम्र जो है ठीक है, इसको बढ़ाना नहीं चाहिए। तो वो अपने हिसाब से बता रहे थे, अपना कोई उनका रहा होगा कंडीशन। 29वां में क्या है मेरे भाई? देखिए 29वां में कह रहा है कि मिलाना है, कि पहला हम दिया है सर कर्जन वाइली की हत्या, जेपी सैंडर्स की हत्या, एमएमटी जैक्सन की हत्या, डब्ल्यूसी रैंड की हत्या। तो ये सभी जो अंग्रेजी लोगों की हत्याएं हुई थी, तो किसकी हत्या पहले हुई थी, इसको ऑर्डर में सेट करना है। तो देखिए हम लोग कैसे सेट करते हैं इसे। इसका जो सबसे पहले मेरे भाई जो जिसकी हत्या हुई थी इन दिए हुए ऑप्शन में, ये सबसे पहले किसका हुआ था मेरे भाई? ये चौथे वाले का, ये जो है ये डब्ल्यूसी रैंड की हत्या। तो ऑप्शन में अगर हम मिलाएं, सबसे पहले 4 आना चाहिए, तो ऑप्शन बी में हमें दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब आंसर यही होगा, हमें ये कंफर्म है। उसके बाद ये कर्जन वाइली की हत्या हुई थी, ये दूसरे नंबर पर, और उसके बाद जो है ये जो हमें दूसरा दिखाई दे रहा है ये तीसरे नंबर पे जाएगा, और चौथे नंबर पर ये जो है हमें ये दूसरा रहेगा, ये वाला। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा है ये सही आंसर है इसमें, 29 वाला ये। तो हम लोग अगर 30वां देखें मेरे भाई, क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? तो मेरे भाई ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 66। अनुच्छेद 66 जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। तो इसको हम लोगों ने देख लिया, बहुत ही फैक्चुअल जीएस का क्वेश्चन था, जिसमें मिक्सिंग यानी पूरा मिक्स करके हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी ये सब मिक्स करके क्वेश्चन था, और करंट अफेयर का भी था। तो अगले क्वेश्चन में मेरे भाई हम ये जो दूसरा जो क्वेश्चन है ये प्राचीन भारत, ये हम सेक्शनल क्वेश्चन लेकर आएंगे। सेक्शनल क्वेश्चन मतलब हर एक टॉपिक का अलग अलग, प्राचीन भारत का, मिडिवल का, मॉडर्न इंडिया का, किसी विशेष टॉपिक का, जैसे 1857 का कितने क्वेश्चन है, कितने प्रकार से आते हैं, इस टाइप का। तो हम अगला जो अपना क्वेश्चन लेकर आएंगे, ढेर सारा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जो विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं।
तो ये क्वेश्चन हम लेकर आएंगे जो शुद्ध रूप से प्राचीन भारत एंशियंट पर आधारित होगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।